तो मैम क्या इतना इजी है किसी भी इंसान के लिए खुद के ऑरा को ब्रेक करना कि कोई भी एंटिटी इतना इजीली उसके ऑरा में एंटर करे? It is that easy. So it's all about living our life with awareness. जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, जब हम completely in the here and now होते हैं, तो हमारी एनर्जीज या हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होता, तो हमारा ऑरा हम खुद इंटेग्रिटी में होते हैं, then nothing can enter. तो आई एम श्योर अब बहुत से व्यूवर्स का क्वेश्चन होगा कि इसी ऑरा को हम प्रोटेक्टेड कैसे रखें, स्ट्रॉन्ग कैसे रखें कि हमारी एनर्जी दूसरे की एनर्जी से ना अफेक्ट हो। एक सॉल्ट वाटर बाथ लेना बहुत अच्छा तरीका है अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करने के लिए। मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका है। मैम बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो अपने पास्ट ट्रॉमा में जी रहे हैं। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। हाँ, तो पास्ट ट्रॉमा में से आपने जैसा बोला कि ऑलमोस्ट हम हर कोई पास्ट ट्रॉमा में जीते हैं, क्योंकि आप देखिए लाइफ में हम कितनी बार किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, हम मोस्टली रिएक्ट ही करते हैं। हेलो, मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। अगर आप एनर्जी वर्क में बिलीव करते हैं तो आप ऑरा में भी बिलीव करते होंगे। आप ये भी बिलीव करते होंगे कि आप अनविलिंगली अपना ऑरा वीकन कर लेते हैं। कैसे उस ऑरा को प्रोटेक्टेड रखा जाए, इमोशनल ट्रॉमा को कैसे रिलीज किया जाए, क्योंकि हमारी बहुत सी बीमारियों का कारण कहीं ना कहीं हमारे स्टक इमोशंस होते हैं। कैसे हमारे टॉक्सिक पैटर्न्स को रिलीज किया जाए, हमारे पास्ट लाइफ पैटर्न्स हो या फिर इसी लाइफ के पुराने पैटर्न्स हो। आज हमने इसी पर चर्चा की है। तो आज का पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी का मिक्स होने वाला है। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं वो एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी त्रिशा कौशिक का। त्रिशा मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आपने मुझे ऑफ द कैमरा एक बात कही कि हम लोग, स्पेशली वो लोग जो एनर्जी वर्क में होते हैं, जो इंट्यूटिव होते हैं, वो स्पेशली ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं एनर्जीज को लेकर। और इसी के चलते चलते हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं, बट हम सब कहीं ना कहीं हमारा ऑरा ब्रेक करते हैं। जी, हमने ऑरा के प्रोटेक्शन की बात बहुत सुनी है। ऑरा ब्रेक हम पहली बार सुन रहे हैं कि हमें अनविलिंगली ये पता ही नहीं होता कि हमने हमारा ऑरा वीक कर लिया है या उसे ब्रेक कर लिया है। जी। तो ऑरा ब्रेक के जो साइंस हैं वो मैं मेरे व्यूअर्स के लिए आपसे जानना चाहूँगी। जी, तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज आज के कॉन्टेक्स्ट में आज हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें ये बहुत ही मायने रखती है कि हम अपने ऑरा को कितना वीक कर रहे हैं और कितना स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो जो हमारा ऑरा होता है वो बेसिकली हमारे नेगेटिव इमोशंस फील करने से बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है। इट्स एज ईजी एज कि लेट्स से हम ऑफिस में हैं, हमारी कुछ कलीग से बात हुई और हमको बहुत गुस्सा आ गया, तो उतने में हमारा ऑरा वीक हो जाता है। या लेट्स से ऐसा हम कोई एक जगह गए जहाँ पे हमें कुछ सेंस हुआ कि यहाँ कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, हमें डर लगा, तो हमारा ऑरा वीक हो जाता है। शेम, गिल्ट, जेलसी, ऑल दिस ब्रेक्स आवर ऑरा। ठीक है, अब जब ये ऑरा ब्रेक होता है तो इट्स लाइक कि आपने एक अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली एक ओपन इन्विटेशन दे दिया है एक्सटर्नल एनर्जीज़ को। इट्स समथिंग सिमिलर टू, हम घर में रहते हैं, हमारे घर के खिड़की दरवाजे होते हैं, हम क्यों दरवाज़ा बनाते हैं और उस पर डोर लगाते हैं? टू बी प्रोटेक्टेड। करेक्ट, वरना कोई भी हमारे घर में घुसा चलाएगा। इट्स द सेम विथ ऑरा। अगर हमने जाने अनजाने अपना ऑरा ओपन कर दिया बाय फीलिंग नेगेटिविटी, या ये कुछ और सिचुएशंस में भी ब्रेक होता है, जैसे जब हम बहुत अल्कोहल कंज्यूम कर लें, या कोई ड्रग्स पे हो, या लेट्स से फ़्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है और हम डिले हो गए, लेट हो गए, तो हम क्या होता है, हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हम भागते दौड़ते वहाँ पहुँचते हैं। इस सिनेरियो में भी ऑरा ब्रेक हो जाता है। सो यू नो इट्स सो अमेजिंग टू सी कि जब हम सेशंस करते हैं तो ये देखा जाता है कि बहुत बार एंटिटीज़ एंटर करती हैं जब इंसान बहुत ड्रंक स्टेट में होता है, क्योंकि हम उसमें बहुत लो एनर्जी में, वीक ऑरा में होते हैं। करेक्ट। ओके। या एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे किसी की गाड़ी छूटने वाली है, फ़्लाइट छूटने वाली है, अब वो इतनी एंग्जाइटी में होते हैं, ब्रेक्स दी ऑरा। और ये देखा जाता है कि जब हम एक्सप्लोर करते हैं कि ये लेट्स से कोई क्लाइंट है, उनका हम सेशन कर रहे हैं एंड कोई एंटिटी सामने आई, तो फिर हम देखते हैं कि इसमें एंटर क्यों किया। ओके,
जब हम ये देखते हैं कि एंटर क्यों किया, तो बहुत बार हम ऐसे एपिसोड्स पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो एयरपोर्ट पे हैं या रेलवे स्टेशन पे हैं। इट इज़ बिकॉज दे फेल्ट एंग्शियस, उनका ऑरा ब्रेक हुआ, ये एंटिटी भी समवेयर एंग्जाइटी फील करती है, वो म्यूचुअल रेजोनेंस हुआ एंड इट एंटर्ड द स्पेस। तो मैम क्या इतना इजी है किसी भी इंसान के लिए खुद के ऑरा को ब्रेक करना, कि कोई भी एंटिटी इतना इजीली उसके ऑरा में एंटर कर रही है? आई एम श्योर ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। हाँ, तो पहले तो हम एंटिटी शब्द को समझते हैं। एंटिटी सुनते ही लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, राइट? पर एंटिटी जो होती है वो बस एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। ओके। ओके, आप और मैं फिजिकल बॉडी में हैं, राइट? अब एंटिटी की हम बात करते हैं तो दे आर जस्ट नथिंग, दे आर जस्ट एनर्जीज। ओके, इसका मैं एक आपको सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई, वो 30 ईयर्स ऑफ एज की थी, और जब वो 15-16 साल की थी उनका 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन था। ठीक है, अब जब वो जहाँ रहती थी वो बेसिकली एक स्कूल के प्रेमाइस में ही रहती थी। वो क्यों स्कूल के प्रेमाइस में रहती थी? क्योंकि जो फादर थे वो स्कूल के प्रिंसिपल थे और मदर स्कूल में टीचर थी, एंड शी वॉज दी ओनली चाइल्ड टू हर पेरेंट्स। एग्ज़ाम के टाइम पे हम सबको थोड़ी एंग्जाइटी होती है, करेक्ट? तो वो थोड़ी एंग्जाइटी में थी। अब पेरेंट्स उससे ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, क्योंकि बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, बीइंग द टीचर ऑफ द स्कूल, हमारे बच्चे को जो है वो तो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब वो लेडी किस इशू के लिए आई थी? वो एट द एज ऑफ 30 मेरे पास आई और उनका इशू था कि मुझे सीवियर एंग्जाइटी है, एंड शी वॉज ऑन एंटी एंग्जाइटी पिल्स। ओके। जब हमने रिग्रेस पैक किया तो वो 15-16 साल की उम्र में इस इंसिडेंट पे पहुंची, और जब वो इस इंसिडेंट में पहुंची, सो देन आई आस्क्ड हर हाउ आर यू फीलिंग्स। शी सेड कि मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। अब वो बच्चा एंग्जाइटी फील कर रहा है, तो एंग्जाइटी फील करने से हर ऑरा बिकेम वीक। अब पेरेंट्स भी एंग्जाइटी फील कर रहे थे, तो ये एक रेजोनेंस ऑफर हुआ। अब रेजोनेंस का मैं थोड़ा सा आपको मतलब समझाऊं बहुत आम भाषा में। जैसे हम सब रेडियो पे गाने सुनते हैं जी। ठीक है, रेडियो पे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी चैनल्स होते हैं, 98.3 FM, 92.7 FM, 103.5 FM। पर अगर हमको 98.3 FM का गाना सुनना है तो ऐसा नहीं होता कि हम 92.7 FM में ट्यून इन करें और 98.3 का गाना सुने। अगर हमको रेडियो मिर्ची का गाना सुनना है तो हमें उसी फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन करना पड़ेगा, करेक्ट? तो वैसे ही ये जो बच्ची थी 15-16 साल की, जब उसको एंग्जाइटी फील हुई और पेरेंट्स को भी एंग्जाइटी फील हो रही थी, तो वो एक फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस हुआ, एंड पेरेंट्स की एंग्जाइटी बच्चे के ऑरा में आके अटैच हो गई। तो हुआ क्या कि लेट्स से बच्चे की एंग्जाइटी जो थी वो इतनी थी, एम्पलीट्यूड इतना था, और पेरेंट्स की एंग्जाइटी इतनी थी। तो अब क्योंकि पेरेंट्स की एंग्जाइटी बच्चे के ऑरा में आ गई है, तो वो टोटल बच्चे को एंग्जाइटी इतनी फील होने लगी। बट इज इट दैट इजी? It is that easy. So it's all about living our life with awareness. जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, जब हम completely in the here and now होते हैं, तो हमारी एनर्जीज या हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होता, तो हमारा ऑरा, हम खुद इंटेग्रिटी में होते हैं, then nothing can enter. So that is why you see, एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई बहुत बीमार है, ठीक है, और ऑलमोस्ट वो जाने वाली स्थिति में है। ये आई थिंक ऑलमोस्ट हम में से हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनके बिहेवियर्स एंड टाइम पे चेंज होने लगते हैं पेशेंट के। क्यों चेंज होने लगते हैं? क्योंकि इंसान ऑलरेडी बीमार है। बीमारी भी एक चीज़ है जिससे ऑरा वीक होता है, ओके? जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तब हमारा ऑरा ओपन होता है, ओके। दैट ऑल्सो हैपन्स। तो अब जब ये इंसान इतना बीमार है, ऑरा ऑलरेडी वीक है, हम नंबर ऑफ इमोशंस फील करते हैं। लेट्स से किसी को दुख हुआ या किसी को किसी चीज़ का डर लगा, तो अगर कोई एनर्जी आसपास है विच इज़ फीलिंग द सेम वे, इट एंटर्स द पर्सन, ओके? और इसीलिए अब वो एनर्जी जब एंटर हो गई, तो वो एनर्जी जैसा अपने लाइफ टाइम में फील करती थी, जिस पर्सन में वो एंटर हुई है वो पर्सन वैसा फील करने लगता है। तो इसीलिए अनएक्सप्लेन बिहेवियर्स होने लगते हैं पेशेंट्स के। आप बोलोगे इनका बिहेवियर पता नहीं कैसा होने लगा है, ये पहले तो ऐसे नहीं थे। सो मौके मौके पे हमारा ऑरा ओपन हो सकता है, अगर हम अपने बिहेवियर पे ध्यान नहीं दें, हम अवेयरनेस से नहीं जिए,
या इट कुड बी एनीथिंग, लाइक आई वुड से एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट हमारा ऑरा ब्रेक हो सकता है. तो आई एम श्योर अब बहुत से व्यूवर्स का क्वेश्चन होगा कि इसी ऑरा को हम प्रोटेक्टेड कैसे रखें, स्ट्रॉन्ग कैसे रखें कि हमारी एनर्जी दूसरे की एनर्जी से ना अफेक्ट हो. यस, सो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिस डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें जिससे हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकें. फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक. इनकी डेप्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप कहीं पे भी अपने आप को एक मोमेंट के लिए भी अलाउ नहीं कर सकते कि कहीं आप दूसरे डायरेक्शन में जाएं. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल डांस. ठीक है, अगर आप जेन्युइनली बहुत अच्छे से उसको करना चाहते हो तो अगर आपका थॉट कहीं और जाएगा, माइंड कहीं और जाएगा, तो आपकी वो डांस में रिफ्लेक्ट होगा. सो दीज आर सम थिंग्स. जैसे एक सॉल्ट वाटर बाथ लेना बहुत अच्छा तरीका है अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करने के लिए. मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका है. या अगर आप किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में, एनी एक्टिविटी और एनी थिंग दैट हेल्प्स यू बी इन द हियर एंड नाउ, उससे हमारा ऑरा बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन होता है. दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास्ट लाइफ के ट्रॉमास या करंट लाइफ के ट्रॉमास इतने होते हैं कि हम अपने पास्ट में जीते रहते हैं. या एग्जैक्टली. ठीक है, जैसे लेट्स से किसी का अपनी मम्मी के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, होता है ऐसा. अब मम्मी ने एक चीज़ बोली तो क्या होता है कि हम पलट के जाते हैं कि उस दिन भी इन्होंने हमसे ऐसे क्रिटिसिज्म में बात की थी, उस दिन भी हमसे सरकाज़म में बात की थी. शी ऑलवेज टॉक्स टू मी लाइक दिस. व्हाई डू वी गो इन द पास्ट? क्योंकि हमारा जो अनहील्ड पार्ट या हमें जो ट्रॉमा लेट्स से आज से 5 साल पहले फील हुआ या चाइल्डहुड में फील हुआ, वो आज तक हील नहीं हुआ है. दैट इज़ वाई वी टेंड टू गो इन द पास्ट. दिस हैपन्स विद एवरीबडी. तो हमारे अंदर जब इतना ट्रॉमा डेवलप हो जाता है या सीप इन कर जाता है और हम उसको टाइमली वेंट आउट नहीं करते हैं, तो ऑलरेडी हमारे अंदर पंचर्स रहते हैं ऑरा में. आप समझ रहे? तो द गुड थिंग इज़ कि जो भी चीज़ हमको लाइफ में ट्रिगर करती है कि मम्मी ने ऐसा बोला उससे मुझे ये फील हुआ, या मेरे बॉस ने मुझे ऐसा बोला मुझे ऐसा फील होता है, या मेरी फ्रेंड ऐसा बोलती है, यू नो नाउअडेज आई एम ओवर रिएक्टिंग. तो हम उसको आइडेंटिफाई करें, उस पर काम करें और उन छेदों को, उन होल्स को हम बंद करें. सो इट रिक्वायर्स इनर वर्क ऑल्सो. मैम बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो अपने पास ट्रॉमा में जी रहे हैं. आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. हाँ, तो पास्ट ट्रॉमा में से आपने जैसा बोला कि ऑलमोस्ट हम हर कोई पास्ट ट्रॉमा में जीते हैं, क्योंकि आप देखिए लाइफ में हम कितनी बार किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, हम मोस्टली रिएक्ट ही करते हैं. एक कोई सिमिलर पैटर्न है, लेट्स से घर में फादर हैं, ठीक है, फादर ने कुछ बोला, हमने सर्टेन वे में रिएक्ट किया. अब बॉस बोल रहे हैं, बॉस का अगर टोन वैसा ही है तो हम उसी वे में रिएक्ट करने लगते हैं. बहुत से लोगों को रिस्पॉन्ड और रिएक्शन के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता. यस, सो द डिफरेंस इज रिएक्ट करना मतलब एक हम पैटर्न में जी रहे हैं. इट्स लाइक इट ऑलमोस्ट कम्स इनवॉलेंट्रली. वो एक जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, नी जर्क रिएक्शन, आप यहाँ मारोगे नी ऐसे जर्क करता है, राइट? तो वैसे ही जब सिमिलर सिचुएशंस होती हैं लाइफ में तो हम उसमें रिएक्ट करने लगते हैं, बिकॉज दैट्स एन ईजी थिंग फॉर अस टू डू. मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ ताकि हमें बेटर समझ में आए. मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ एंड इसमें एक मेल, उनके बहुत सारे गोल्स हैं लाइफ में, ठीक है. ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड वो अपने इन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और वो अचीव नहीं कर पा रहे. तो उन्होंने रिग्रेस बैक किया जब हम सेशंस में ले गए. तो उसमें देखा गया कि देखिए, ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि कैसे हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमको शेप करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. तो वो पहुँचे एक इंसिडेंट में जहाँ वो 3-4 साल की उम्र के थे. 3-4 साल की उम्र में वो घर पे खेल रहा था बच्चा एंड पापा ऑफिस से एंटर किए. अब पापा जब अंदर एंटर किए तो बच्चा जो था वो पापा के साथ खेलने के लिए गया, ठीक. तो पापा जो थे किसी टेंशन में होंगे, बच्चे को जैसा रिस्पॉन्स पापा से चाहिए था, फादर से वैसा उसको रिस्पॉन्स मिला नहीं. चाइल्ड वॉज क्वाइट एक्साइटेड बट वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला. तो बच्चा जो था उसको थोड़ा सैड फील हुआ और उसको लगा कि मेरे पापा मुझ पे ध्यान नहीं देते और उनका ध्यान लेने के लिए, उनका अटेंशन लेने के लिए मुझे लाइफ में परफॉर्म करना चाहिए.
ठीक है, सो आई विल डू समथिंग, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि पापा मुझे अटेंशन दें। पापा का अटेंशन फिर भी नहीं मिला, तो बच्चा पापा को देखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा, और फिर बच्चे को आया कि पापा की ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस होंगे, तकलीफ होंगी, एंड उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि लाइफ इज़ टफ, लाइफ इज़ चैलेंजिंग, ये मेरे साथ भी हो सकता है, लाइफ इज़ हार्ड। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा था लाइफ पे? सी, ये कैसे काम करता है, क्योंकि बच्चा जो था वो ओवरवेल्म हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा, उसको सैडनेस आई, तो वो बच्चा सैडनेस से ओवरवेल्म हुआ। ये एक मैकेनिज्म है हमारे माइंड का कि जब भी हम किसी नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन से ओवरवेल्म होते हैं और हम जो भी सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह होता है। आप जो भी बीज उसमें बोगे वो उस पर काम करना शुरू कर देगा। वो जज नहीं करता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये अच्छा है या बुरा है, आप जो डालोगे उस पर काम करना शुरू करेगा। एंड माइंड जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जो होता है वो सिर्फ 10 to 12% होता है और उसका बेसिक फंक्शन होता है लाइफ में रीज़न लॉजिक लगाना। और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 88 to 90% होता है। तो आप समझ रहे हो, हमारी 88 to 90% ज़िंदगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से चलती है, और ये 6000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है हमारे कॉन्शियस माइंड से। अब इस बच्चे ने सोचा कि आई हैव टू परफॉर्म, या मुझे परफॉर्म करना है अपने पापा का अटेंशन लेने के लिए, और ज़िंदगी जो है वो कठिन है। क्योंकि उसने वो बिलीव्स बना रखे। करेक्ट, ये उसने सोचा, सबकॉन्शियस माइंड में गया, ऐसे और 2-3 एपिसोड लाइफ में हुए मदर के साथ, फादर के साथ, और ये उसका बिलीफ सिस्टम हो गया। अब इसका इम्पैक्ट लाइफ पे क्या हो रहा था? वो ये हो रहा था कि जब भी कोई मैच होता था उससे पहले जाने अनजाने उसको इंजरी हो जाती थी, और इंजरी होने के बाद वो और अच्छा परफॉर्म करता था। अब इंजरी क्यों होती थी? क्योंकि उसका डिसीजन था कि मुझे परफॉर्म करना है दूसरों के अटेंशन लेने के लिए। तो अगर इंजर्ड हो गया और उसके बाद और अच्छा परफॉर्म किया तो ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। ठीक है, और साथ में जब इजी गोल्स करने होते हैं, इजी गोल्स एज एन ही इज़ अ फुटबॉलर, तो जब इजी गोल्स, इजी पासेस मिलते हैं गोल करने के लिए, वो मिस हो जाते हैं, और जब डिफ़िकल्ट होता है गोल मारना तो वो 100% उसमें गोल पड़ता है, क्योंकि लाइफ इज़ हार्ड। सो अट्रैक्टिंग अननेसेसरी इश्यूज इन लाइफ, अननेसेसरी हार्डशिप्स इन लाइफ। अब ये जब बिलीफ सिस्टम बना तो ये बहुत कम एज में बन जाता है। मतलब मैं आपको बताऊं तो हम देखते हैं कि 7-8 साल की उम्र तक हमारे बिलीफ सिस्टम मोस्टली बन जाते हैं, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी ऑटो पायलट मोड पे जीते हैं। तो वो एक सेट पैटर्न हो गया। ये कैसा हो गया कि हमको गाड़ी चलानी है, हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमको याद रखना पड़ता है अब क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है, बट एक बार चलाना सीख जाते हैं तो हम फ़ोन पे बात करते करते भी चला लेते हैं। दैट्स ऑन ऑटो पायलट मोड लिटरली। ऐसे ही इसका जब बिलीफ सिस्टम बन गया कि लाइफ टफ है एंड आई हैव टू सीक अटेंशन बाय परफॉर्मिंग, तो लाइफ में जब भी कोई ईजी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो सबकॉन्शियसली उसको साइडलाइन कर देता है जी। तो वो एक रिएक्शन मोड में लाइफ चल रही है। अब रिस्पॉन्डिंग क्या होता है? उस जिंदगी को एक अवेयरनेस के साथ जीना, रियलाइजिंग ये इजी अपॉर्चुनिटी है, इसमें हार्डशिप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग। सो कमिंग बैक टू ऑरा प्रोटेक्शन, बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि लाइफ में क्या है जो हमको रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रही हैं। एग्जैक्टली। तो हमको अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए और वहाँ पे हमें उन सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करना है। करेक्ट, इसीलिए हमने ये रिस्पॉन्ड और रिएक्शन का डिफरेंस समझा हमारे ऑरा के कॉन्टेक्स्ट में। ट्रू, मैम, आपने ये बात कही कि हम सब किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं और हम कुछ फ्रीक्वेंसीज में ट्यून करते हैं, जो आप मुझे केस बता रही थी कि सेम एनर्जी हमारी लाइफ में आ रही है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जीते हैं, उनके थॉट्स वैसे आएंगे, वैसे ही एक्सपीरियंसेस वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ लोग बहुत ही डिवाइन फ्रीक्वेंसीज में जीते हैं, दे कैन कनेक्ट विद द डिवाइन मोर इजीली। तो इन दोनों के थॉट प्रोसेस को मैं पहले समझना चाहूंगी, और कैसे एक हायर कॉन्शियसनेस में जिया जाए अपने ऑरा को हाई करके, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी।
ओके, तो जैसा आपने बोला कि नेगेटिव थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग, सबसे पहले तो लाइट साइड डार्क साइड, ये अर्थ प्लेन का नेचर है। जी। अर्थ जो है इट्स अ प्लेन ऑफ डुअलिटी, ठीक है, जैसे अच्छा बुरा सुबह शाम, ये डुअलिटी का प्लेन है। तो अगर हम इसको देखें तो हम सब में ही पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है। जी। ठीक, ये जो नेगेटिविटी होती है, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है हम आइडेंटिफाई करें कि ये नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। लेट्स से किसी को सुबह उठते ही लो फील होता है, डिप्रेस्ड फील होता है, एंग्शियस फील होता है, तो उसके पीछे कारण है। और कारण जो होता है वो इन 3 चीज़ों में से कोई एक हो सकता है। या तो वो पास्ट लाइफ से आ रहा है, या वो करंट लाइफ के किसी ट्रॉमा से आ रहा है, या वो फॉरेन एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम अपनी नेगेटिविटी के प्रति अवेयर हों। ये कुछ ऐसा है कि मुझे सर्दी जुकाम है और मुझे रोज़ सर्दी जुकाम होता है, पिछले 6 महीने से ठीक नहीं हो रहा। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद की अवेयरनेस में होना चाहिए कि मेरी ये बीमारी है। अब जब वो आपने आइडेंटिफाई एक बार कर लिया, तो उस पे काम करना इम्पॉर्टेंट है, इनर वर्क करना इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से किसी को डिप्रेशन या एंग्जाइटी है और कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा हो गया या बचपन में कुछ ऐसा ट्रॉमा हो गया जिसके कारण आज 50 साल की उम्र में डिप्रेशन हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसकी हीलिंग की जाए, जिस भी प्रकार से हीलिंग करनी है। जैसे जैसे हम अपनी नेगेटिविटी को हील करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम अपने लाइट साइड के कनेक्ट में आने लगते हैं। हमें लाइट को कहीं खोजना नहीं है, हमें लाइट को डेवलप भी नहीं करना है। ठीक है, लाइट ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो पॉजिटिविटी ऑलरेडी हमारे अंदर है। इट्स जस्ट दैट हमारी जो ईगो की लेयर्स हैं या हमारे जो ट्रॉमाज हैं उसके कारण वो डिस्कनेक्ट आ गया है। अर्थ जो है वो एक डुअलिटी का प्लेन है, डार्क और लाइट वहाँ एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ये एक नेचर है अर्थ प्लेन का। तो डार्कनेस, लाइट साइड, हायर कॉन्शियसनेस, लोअर कॉन्शियसनेस, ये हमें एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है। तो हायर कॉन्शियसनेस पे हमको एज सच ऐसे कुछ पहुंचना नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। द थिंग इज, हमारे जो ट्रॉमाज होते हैं या हमारे जो ईगोइस्टिक नेचर होता है, उसके कारण हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जी। एक लड़की, वो जब 7th-8th स्टैंडर्ड में थी तो उसके मार्क्स थोड़े कम आए क्लास में। ठीक है, अब क्लास में मार्क्स कम आए तो टीचर ने उसको सबके सामने बोल दिया कि तुम्हारे कितने ख़राब मार्क्स आए। तो बच्चे को बड़ा एम्बैरेस्ड फील हुआ और बच्चे ने अपने बारे में सोचा दैट आई एम नॉट गुड इनफ, और मैं कितना भी कर लूँ मुझसे नहीं होगा। अब वो आगे जाके बच्चा 9th स्टैंडर्ड में पहुंचा। 9th स्टैंडर्ड में एक एपिसोड हुआ जहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में शी फेल्ड। फेल होने के बाद ऑब्वियसली किसी ने भले ही कुछ नहीं बोला, बट खुद को एम्बैरेस्ड फील हुआ, शेम फील हुआ, और बच्चे ने फिर यही सोचा दैट आई एम अ फेलियर, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ पर मुझसे कितना भी कर लूँ मुझसे नहीं हो पाएगा। अब वो जाके कॉलेज में पहुंची। कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक एग्ज़ाम हुआ जो नॉर्मल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें बच्चे ने बहुत मेहनत की। अब जब इतनी मेहनत की तो उसने सोचा कि मुझे एक रैंक मिलेगी, आई विल बी अ रैंक होल्डर। पर एक दूसरी लड़की की अच्छी रैंक आ गई और उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं पे भी कोई रैंक नहीं आई। तो सबसे पहले तो उसको जेलसी फील हुई दूसरे के प्रति, और फिर उसको ये थॉट आया कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिला। अगेन थॉट प्रोसेस था, बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं कितने ही एफर्ट्स डाल लूँ मुझसे नहीं होगा। अब देखिए, ये एपिसोड्स बहुत हमें छोटे छोटे लगते हैं, बट ज़िंदगी में होता ही यही है, लिटरली राई का पहाड़ बनता है। Absolutely. जब ये मल्टीपल टाइम्स बच्चे के साथ हुआ तो बच्चे का बिलीफ सिस्टम बन गया कि मैं कितने एफर्ट्स डाल लूँ मेरे से नहीं होगा। अब इसका इम्पैक्ट लाइफ पे क्या हो रहा था, व्हेन शी ग्रू अप, उसकी शादी हुई, शी वाज ट्राइंग टू कंसीव। पहली बात तो नेचुरल कंसेप्शन नहीं हुआ, फिर वो आईवीएफ के लिए गए, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स, और फिर 34-35 की एज में जब ये सब चीज़ें अवेयरनेस में आई कि ये थॉट प्रोसेस था, फियर ऑफ फेलियर था, और जब उसकी पूरी हीलिंग हुई फिर चाइल्ड कंसीव हो गया। तो ऐसे करके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हमारे सर्टेन बिलीफ सिस्टम्स बनते जाते हैं,
और हम अपनी ज़िंदगी में वही अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं। तो ये धीरे धीरे करके जो एपिसोड्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, सिर्फ प्रेजेंट लाइफ के नहीं, इवन ऑफ द पास्ट लाइफ, उससे हमारा ईगोइस्टिक नेचर डेवलप होता जाता है। ये ईगो ही है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये भी ईगो है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझसे बेहतर तो कोई भी नहीं कर सकता। मतलब आप एक स्पेक्ट्रम देखें तो अपने आप को हम जब भी दूसरों से कंपेयर कर लेते हैं, उससे हमारे ईगोइस्टिक नेचर डेवलप होने लगता है। जैसे आज की डेट में मैं बोलूं कि मैं अच्छी हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, तो ये मेरा ईगो है। पर अगर मैं बोलूं कि मुझसे बेहतर तो कोई हिप्नोथेरेपिस्ट ही नहीं है, ये मेरा ईगोइस्टिक नेचर है। ओके। तो ईगो इम्पॉर्टेंट है अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए, बट जो ईगोइस्टिक नेचर है वो दूसरों से कंपैरिजन में आता है। तो जेलिसी, शेम, अब आप इन इमोशंस को जब देखेंगे तो जब वो एक लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं, हम एंगर की बात करते हैं। आज यहाँ कोई आया और उसने मुझे थप्पड़ मारा, तो क्या रिएक्शन होगा या क्या रिस्पॉन्स होगा? सिंपल, हम पलट के बोलेंगे कि क्या कर रहे हो। वो पलट के हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके लिए हमें अंदर गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा नेसेसरी है अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए। वो कहते हैं ना कि क्रोध जब जरूरत हो तो उसे दिखाना चाहिए। करेक्ट। तो गुस्सा अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना कोई भी आगे कुछ भी मुंह पे बोल के चला जाएगा और हम उसको सुनते रहेंगे। और फिर वो गिल्ट और शेम आएगा कि मैंने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। राइट, वो और एक चेन बनती जाएगी। पर अगर कोई मुझसे नॉर्मल भी बात कर रहा है और मैं उसको गलत ढंग से ले रही हूँ और मैं बेवजह गुस्सा कर रही हूँ, अब वो मेरा ईगोइस्टिक नेचर हो गया। तो जैसे जैसे हम अपने ईगोइस्टिक नेचर को ड्रॉप करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम उस लाइट के कनेक्शन में आने लगते हैं और हमारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। तो हमको अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए कहीं पहुंचना नहीं है, हमको सिर्फ अपने ईगोइस्टिक नेचर को ड्रॉप करते जाना है। और ये इंट्रोस्पेक्शन से आता है। अब आप किसी भी माध्यम से करें, आप मेडिटेट करके करें, आप थेरेपी लेके करें, आप किसी और चीज़ से करें, जो आपको सही लगता है वो करें, बट जर्नी यही है। हमको अपना ईगोइस्टिक नेचर ड्रॉप करना है और इवॉल्व करना है। ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस में हमारा वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती जाती हैं, तो लेट्स से आज एक्स फ्रीक्वेंसी पे एक इंसान है, ठीक है, अब वो एक्स फ्रीक्वेंसी पे है, तो जो जो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहा है वो उसकी रियलिटी है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कोई आया मेरे सामने और उसने मुझे नीचा दिखा दिया, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसके कारण मैं उसका ऐसा बिहेवियर अट्रैक्ट कर रही हूँ। ये कोइंसिडेंस नहीं है। तो मतलब जो भी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं होता है वो हमारी ही inner मेकिंग beliefs, होती है, चाहे कैसा भी इंसान लाइफ चाहे कैसा भी इंसान कैसा life भी में। एक्सपीरियंस। ट्रू। बट मैम हमें फ्री अपनी विल भी तो एक लाइक फ्रेश कर्मा और फ्री विल भी तो होता है ना, कि कुछ लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत चीजें हो जाती हैं, तो क्या वो भी उनके बिलीव्स का पार्ट है? आई एम श्योर कि देखिए, इसमें क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा इसको एक अलग वे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि सबको बेटर समझ में आएगा, हमको बेटर समझ में आएगा। हम सबके कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। लेट्स से किसी का बिलीफ सिस्टम है, बहुत कॉमन बिलीफ सिस्टम होता है, आई एम नॉट गुड इनफ, या नोबडी लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता। अब उस बिलीफ सिस्टम के साथ एक इमोशन अटैच्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल सैडनेस। देखिए, लाइफ में कोई भी चीज़ इशू होती है क्योंकि इट डज नॉट मेक अस फील गुड। अगर किसी चीज़ से हमको अच्छा फील होता है या न्यूट्रल फील होता है, वो हमारे लिए इशू नहीं होता। हमारे लिए कोई चीज़ क्यों इशू है? क्योंकि हमको अच्छा फील नहीं होता। तो बिलीफ सिस्टम के साथ सर्टेन फीलिंग्स अटैच्ड होती हैं। नाउ फिजिक्स हैज़ प्रूवन कि हर फीलिंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है। लव की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। शेम, गिल्ट, फियर ये दूसरे स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे आते हैं। तो जब किसी का बिलीफ सिस्टम है आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। अब यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी होती है और किसी भी एक गिवन मोमेंट पे हम एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के वर्ल्ड में जीते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे सामने इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं,
पर मैं किस पॉसिबिलिटी में ट्यून इन करूँगी और उसको रियलिटी बनाऊँगी जो मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। अगेन रेडियो वाला एग्जाम्पल लें आप, 98.3 एफएम में ट्यून इन किया है तो 98.3 एफएम का गाना बजेगा। अगर सामने n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरी वाइब्रेशन x है, तो उस x पॉसिबिलिटी को ही मैं अपनी रियलिटी बनाऊंगी। तो होता क्या है कि जाने अनजाने हमारे बिलीफ सिस्टम्स कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल्स पे होते हैं, मेनली सबकॉन्शियस लेवल पे। तो हम सबकॉन्शियसली उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि वो सबकॉन्शियस है, वो कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है, तो हमको लगता है अरे ये तो अनफॉर्चुनेटली हो गया। इसका दूसरा डायमेंशन आप देखें, सोल जो होता है मोस्टली केसेस में हम देखते हैं सोल अपनी लाइफ को प्लान करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये लाइफ टाइम है एज त्रिशा, तो मेरे सोल ने डिसाइड किया कि इस लाइफ टाइम में त्रिशा को ये XYZ लेसन सीखना है। लेट्स से लेसन सीखना है सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस जी। अब मैंने अपना बर्थ ले लिया, तो उस हिसाब से पेरेंट्स चूज किए, ठीक है। अब क्योंकि मुझे लेसन लर्न करना है सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो लाइफ में जानबूझ के इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान, तो कुछ इवेंट्स प्लान्ड होंगे कि ये पर्सन आएगा और ये इससे ऐसे बिहेव करेगा, रूडली बिहेव करेगा। अब मैं कब सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखूंगी? जब सामने से मुझे प्यार नहीं मिलेगा। या अगर मुझे प्यार मिल रहा है तो मैं लेसन लर्न ही नहीं कर पाऊंगी। तो कुछ सीखने को ही नहीं है। यस, सो मौके मौके पे ऐसे लोग आएंगे जिससे मुझे फील होगा नोबडी लव्स मी। जब कोई प्यार नहीं करेगा तो मुझे सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस सीखना ही पड़ेगा। सो नथिंग इज फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट, हम कहीं ना कहीं उसको प्लान करते हैं। अब आपने फ्री विल की बात की, सोल जब अपनी लाइफ प्लान करते हैं तो वहाँ बहुत क्लैरिटी होती है। वहाँ ना ऐसे ओवरवेल्म नहीं होते कि एंगर से ओवरवेल्म्ड है, सैडनेस से ओवरवेल्म्ड है। सोल का एजेंडा होता है कि मुझे अपने आप को इवॉल्व करना है। हम यहाँ के कंफ्यूज हो जाते हैं। करेक्ट, क्योंकि यहाँ हम फिजिकल बॉडी में आ जाते हैं और हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारी बॉडी में आके सेटल हो जाते हैं, एंड देन इट मेक्स चेंजेस एट द DNA लेवल। तो वो एंटेंगलमेंट का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। तो जब सोल प्लानिंग हो रही है वहाँ पे भी सोल का फ्री विल ही है कि मुझे ये सीखना है। पर वहाँ जो प्लानिंग हुई, लेट्स से मैंने एक इंसिडेंट वहाँ प्लान कर लिया कि मेरा डेस्टाइन्ड इवेंट होगा कि कोई इंसान मेरी लाइफ में आएगा और वो मेरी बहुत बेइज्जती करेगा या मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। नाउ इट कम्स एज अ डेस्टाइन्ड इवेंट इन द करेंट लाइफ। अब क्योंकि मैं अपना सोल प्लान भूल चुकी हूँ तो मुझे लगेगा कि ये मेरे साथ रूडली बिहेव कर रहा है, पर वो मैंने ही सैंक्शन किया है। अब देर उन दोनों सोल्स ने डिसाइड किया ना कि कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे Correct. जिसकी वजह से हम दोनों ये लेसन सीखेंगे। यस, हो सकता है सामने वाले का कोई लेसन नहीं भी हो। ओके। सामने वाला सिर्फ अपना रोल प्ले करने आया है, लेसन सिर्फ मुझे ही लर्न करना है। बट ऊपर हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है कि हम दोनों साथ में इनकारनेट होंगे एंड यू विल बिहेव इन अ सर्टेन वे विथ मी, ताकि मैं अपना लेसन लर्न करूँ। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वे कि जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में होते हैं, और आई एम सेइंग दिस इन ऑल सेंसिटिविटी, कि उनसे हमें किस प्रकार वो लेसन सीखने हैं, क्योंकि जैसा मैम ने कहा कि हम सब ने कहीं ना कहीं उन्हें डिसाइड किया होता है। यस, बस हमें उन लेसन्स को लेना है, हमें उस अवेयरनेस में आना है। बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक पास्ट लाइफ टाइम में एक जो अभी फीमेल है वो मेल था जी। ठीक है, और उस लाइफ टाइम में उसके पेरेंट्स नहीं थे और एक बहुत क्लोज फ्रेंड था उस लाइफ टाइम में। उस फ्रेंड की मदर थी। तो अब इसके क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे, ये जो पास्ट लाइफ पर्सनालिटी है, तो वो फ्रेंड के मदर से बहुत क्लोज हो गया और इवेंचुअली ये लोग बिजनेस करते थे, सेम बिजनेस करते थे। हुआ क्या उस लाइफ टाइम में कि इस फ्रेंड और उसकी मदर से बहुत धोखा मिला। ओके, आई एम टेलिंग यू दिस अ ट्रू स्टोरी। अब जब वो धोखा मिला तो इसको लगा कि दुनिया कैसी है, मैंने इन पे इतना ट्रस्ट किया और मुझे धोखा मिल गया। जब वो लाइफ टाइम ख़त्म हुई, सोल को तब रियलाइजेशन हुआ कि सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स नहीं थे, क्योंकि उस लाइफ टाइम में मुझे लेसन लर्न करना था टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट।
अब पेरेंट्स से आप देखो तो हमको लाइफ में किसी को भी मोस्टली इमोशनल सपोर्ट मिलता है, मोस्टली आई एम सेइंग, कभी कभी कुछ केसेस होते हैं जहाँ नहीं मिलता। तो अगर पेरेंट्स ही नहीं होंगे तो इमोशनल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो मुझे सीखना पड़ेगा टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट। सेकेंड, उसका लेसन ये भी लर्न करना था कि मुझे अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। तो उस लाइफ टाइम में उसको बहुत बार लगा कि ये सही नहीं है लोग मेरे लिए, पर क्योंकि कोई लाइफ में इमोशनल सपोर्ट नहीं था तो वो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही फेल फॉर दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप, और उसने अपनी इंट्यूशन को भी ट्रस्ट नहीं किया। और उस लाइफ टाइम में फिर बहुत चीज़ें ऐसी हो गई जो प्लान नहीं की थी, क्योंकि वो लेसन लर्न नहीं किया। अब ये लेसन लर्न नहीं किया तो सोल को आफ्टर डेथ समझ में आता है मुझे करना तो ये था, लेसन तो ये लर्न करना था, बट वो लर्न नहीं किया। फिर वो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट लाइफ टाइम की प्लानिंग होती है या जैसा भी होता है, तो वो फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मैम हमने बात की कि ये सारे सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं जो हम कहीं ना कहीं से लेकर आ रहे हैं। आई एम बिल्कुल। श्योर कि हम सबका एक क्वेश्चन है कि कैसे इन कार्मिक टाइज को तोड़ा जाए, उन कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ा जाए। तो उस पे कैसे हम काम कर सकते हैं? अवेयरनेस एक पहली चीज़ है कि हमें अवेयर होना होगा कि जो भी लाइफ में हो रहा है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहा है और हमारी सोल ने उसे डिसाइड किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अच्छा, ये आंसर देने से पहले मैं थोड़ा और आपको इसकी टेक्निकलिटी बताती हूँ ताकि बेटर समझ में आए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो डेटाबेस होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका डेटाबेस है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरा डेटाबेस है। व्हाट इज़ मेंट बाय डेटाबेस? डेटाबेस मीन्स उसमें करंट लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं। इवन अगर हम क्लाइंट को रिग्रेस बैक कराते हैं सेशंस में, जब वो मदर के वूम में थे या जब उनका कंसेप्शन हुआ, वो तक हमारी कॉन्शियसनेस में होता है। प्लस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी पूरी सोल जर्नी होती है, हमारी सारी पास्ट लाइफ्स होती हैं। इवन जो 2 पास्ट लाइफ के बीच का पीरियड होता है जिसको लाइफ बिटवीन लाइफ्स या इंटर लाइफ बोलते हैं, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ओके। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है विच इज़ द डेटाबेस, उसमें सब कुछ है, पूरी सोल की जर्नी है। तो अलग अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ और हम उसको कैसे हील कर सकते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी को स्किन पे कट हुआ, ठीक है, वो कट बहुत डीप नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हल्दी उठाई लगा लिया, एंटीसेप्टिक होती है। बट कट अगर डीप होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कभी कभी स्टिचेस भी लगते हैं। तो वैसे ही कार्मिक एंटेंगलमेंट्स या कार्मिक टाइज या ट्रॉमा जो है पास्ट लाइफ का, वो कितना डीप है उसके हिसाब से हमें मेजर्स लेने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कुछ मॉडलिटीज़ होती हैं जिसमें जो हीलर होते हैं वो सामने बता देते हैं कि आपकी लाइफ में ना ये इशू इस पास्ट लाइफ से आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, करंट लाइफ में मैं और बेटे की नहीं बन रही, ठीक है, या पिताजी और बेटे की नहीं बन रही, तो कहीं उन्होंने बता दिया कुछ रिकॉर्ड्स एक्सेस करके, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये किया जाता है। ओके, उन्होंने बता दिया हीलर ने कि हाइपोथेटिकली मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपकी किसी पास्ट लाइफ टाइम में आप मेल थे और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और आपने वाइफ और बच्चे दोनों को अबंडन कर दिया। अब जब वो अबंडन कर दिया तो वो कर्म जो क्रिएट हुआ वो इस लाइफ टाइम में इस रूप में सामने आ रहा है कि आपने अपने बच्चे की तब देखभाल नहीं की, अबंडन कर दिया, तो अब आपका बच्चा आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहा और आप चाहते हो आप अपने बच्चे के लिए जितना कर सको उतना कर दो, क्योंकि तब नहीं किया, सोल को रियलाइजेशन हुआ, तो उसने अब लाइफ टाइम ली कि अब मैं अपने बच्चे के लिए जितना कर सकूं उतना करूं। ठीक। दूसरा, कभी कभी हमें पूरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ट्रॉमाज होते हैं पास्ट लाइफ के वो इमोशनल, मेंटल, एनर्जेटिक, फिजिकल लेवल सब पे स्टोर्ड होते हैं। फिर हम फुल फ्लेजेड पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण आज हमें ये तकलीफ हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, कर्म कब क्रिएट होता है? कर्म तब क्रिएट होता है जब हमारी किसी लाइफ टाइम में हमारे पास बहुत पावर था, और हमने सामने वाले की बाउंड्रीज क्रॉस कर दी।
धर्म भी तभी क्रिएट होता है जब हम बहुत पावरफुल पोजीशन में थे। तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पावर है, मैंने लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपनी पावर यूज की तो कर्म, अगर मैंने लोगों को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करने के लिए या उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है तो वो मेरा धर्म बन गया। दोनों लाइफ में पावर बहुत होते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड इंसान था, ठीक है, और वो बहुत लोगों को गाइड करते थे। अब उस लाइफ टाइम में क्या हुआ, बिकॉज ही वॉज सो पावरफुल, जाने अनजाने कुछ ऐसा हुआ कि उसने एक लेडी को अब्यूज़ कर दिया। अब जब लेडी को अब्यूज़ किया तो उस लाइफ टाइम का जब एंड आया, जब डेथ हुई, तो वो इंसान को, आई विल कॉल इट पास्ट लाइफ पर्सनालिटी, ओके, वो पास्ट लाइफ पर्सनालिटी को बहुत रिजेंटमेंट हुआ, बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने अपना इतना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किया और अंत में मैंने ये क्या कर दिया। बिल्कुल। तो मुझे इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। ये डाइंग थॉट है, ठीक। जिस थॉट के साथ इंसान मरता है उसका आगे की लाइफ टाइम्स पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। ऐसा कहते हैं ना कि वैसी लाइफ वो वैसे इंसिडेंट्स चूज करता है कि इस Correct. लाइफ में मुझे ये पूरा करना है, Right. जो रह गया। तो उसने सोचा कि मुझे इसका पश्चाताप करना है। एक अब लाइफ टाइम आई जिसमें इसको बैलेंस करना था, जिसमें मेट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है, मतलब फीमेल्स का ज़्यादा बोलबाला था। तो वो लेडी जो थी जिसको अब्यूज़ किया था, वो लेडी उस दूसरी लाइफ टाइम में क्वीन बन के आई, और ये जो था ये उस किंगडम में काम करता था, और इसको जो काम बोलते थे ये वो काम करता था, और वो लेडी इसको ह्यूमिलिएट करती थी, क्योंकि ये सोल ने डिसाइड किया था कि मैंने जो उस लाइफ टाइम में इस लेडी को अब्यूज़ कर दिया, मुझे बैलेंस करना है। तो अब ये मुझे जितना भी ह्यूमिलिएट करे मैं उसको लूँगा एंड आई विल बैलेंस द कर्म, ताकि मुझे पता चले कि ह्यूमिलिएशन क्या होता है और आगे से ये गलती ना हो। ये मैकेनिज्म था सोल का टू इवॉल्व। अब वो सोल प्लान तो उस लाइफ टाइम में भूल गए। तो वो जो ह्यूमिलिएशन हुआ वो इस लेवल पे हुआ कि फाइनली दिस मेल जो ह्यूमिलिएट हो रहे थे ही कमिटेड, हाँ, क्योंकि आपने किसी की बाउंड्रीज ब्रीच कर दी। तो यहाँ इन्होंने परपेट्रेटर की तरह काम किया, जिसका रियलाइजेशन एट द एंड ऑफ द डेथ हुआ। फिर वो एक ऐसी पोजीशन में गए जहाँ पे वो कर्म बैलेंस हो। ये सोल ने ही डिसाइड किया, बट क्योंकि सोल प्लानिंग याद नहीं थी तो ये इंसान उस लाइफ टाइम में विक्टिम फील करने लगा एंड ही कमिटेड। तो परपेट्रेटर से विक्टिम। अब पता है हम ये भी देखते हैं कि अगर ये इंसान हाइपोथेटिकली बहुत गुस्से में मरता कि मैंने तो इतना किया तब भी मेरे साथ ऐसा है, मैं रिवेंज लूंगा, तो वो फिर से परपेट्रेटर के रोल में चले जाते हैं। तो ऐसे हम ऑसिलेट करते रहते हैं डिफरेंट पोलैरिटीज़ में। अब ये हीलिंग कैसे होती है कि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है तो सबसे पहले तो उस इंसान को पता चलता है कि मैंने ऐसा किया था जिसके कारण आज मेरे साथ ज़िंदगी में ये वापस हो रहा है। वो बहुत बड़ा क्लोजर होता है। ये कैसा है कि किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, उसको उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं। अब वो इंसान फिजिकली परेशानी में है पर मेंटल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लॉजिक क्लियर है कि मैंने गलत खा लिया उसके कारण नहीं हो रही है, कल को मैं सही खाऊंगा मुझे दिक्कत नहीं होगी। पर लेट्स से कोई अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, पूरी एक्सरसाइज कर रहा है, बट तब भी कॉन्स्टेंटली लूज मोशंस हो रहे हैं। अब ये इंसान मेंटली भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, मेंटल डिस्ट्रेस होगा, क्योंकि अब रीज़न नहीं मिल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो जब हमको वो लॉजिक मिल जाता है ना कि मेरा ये कर्म पलट के आ रहा है, उसमें बहुत हीलिंग होती है। सेकेंडली, जो इमोशनल चार्जेस उस लाइफ टाइम में थे, हम उन सबको, देयर इज़ अ टेक्निक, हम उन सबको रिलीज करते हैं सेशंस में। तो वो जो इमोशनल चार्जेस हैं वो जब रिलीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सटल बॉडीज में भी हीलिंग होती है और फिर उसका इम्पैक्ट हमारी करंट लाइफ पे आने लगता है। सो ऐसे कार्मिक एंटेंगलमेंट्स को रिजॉल्व किया जाता है। एंड आई एम श्योर मैम आज के इस पॉडकास्ट के बाद वो अवेयरनेस, खुद के पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने की और वो अवेयरनेस कि हमें खुद पर काम करना है, वो हमारी ऑडियंस में ज़रूर आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार आप अपने इमोशनल ट्रॉमा को रिलीज कर सकते हैं, कैसे अपने स्टक इमोशंस को लेट गो कर सकते हैं, किस प्रकार आप
अपने पास्ट पैटर्न्स को रिलीज़ कर सकते हैं, चाहे वो इस लाइफ के हों, चाहे वो पुरानी लाइफ्स के हों। तो आप मुझे बताइए, आपको आज का ये पॉडकास्ट जो कि स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी का मिक्स था, कैसा लगा? और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।